तो कंपेरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल में हम लोग देखने जा रहे थे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका फर्स्ट क्लास है नेम? ओके ओके, तब तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, इतना मित्रता भी ठीक है, फ्रेंडशिप होना अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा तो मेंटेन कर लीजिए, नहीं तो आप, मुझे 1% प्रॉब्लम नहीं है, बस 2% आपका सेफ्टी का पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर देखिए, कोई लॉजिक नहीं बनता है कि अगर बहुत सारा जगह खाली है तो जानबूझ के अपने आप को रिस्क में डालना, क्योंकि आपको भी तो नहीं पता है कि मैं किस तरीके से चल रहा हूँ। इसलिए अगर हो सके तो इफ़ पॉसिबल मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। क्योंकि कोई भी अगर बाहर से आएगा, देखेगा सारा क्लासरूम खाली है, अब बच्चे एक साथ बैठे हुए हैं, तो ऑब्वियसली बोलेगा कि आपका डिसिप्लिन वर्क नहीं हो रहा है, जबकि मैंने तो सब कुछ मेंटेन करके रखा है। नहीं तो आगे से पीछे तक इतना सारे बेंचेस खाली है, आप कहीं पे भी उसको मेंटेन कर सकते हैं। ये थोड़ा सा वेटेड हुआ बिकॉज कि संडे को मैं सैनिटाइजेशन करवाया हूँ। हाँ, तो वीक में एक दिन सैनिटाइजेशन का है, तो वो भी करेंगे ताकि आप सेफ रहें। चलिए, दिवाली ठीक रहा आप लोग का? पढ़ाई किए कि नहीं, सिर्फ दिवाली मनाते रहे? मेटालर्जी क्लास में नहीं, हाँ, उस क्योंकि कैटलिस्ट का स्टूडेंट तो ऐसा करेगा नहीं, क्यों करेगा? खुद को डिस्टर्ब करने के लिए। तो इसलिए आप जो भी हैं, अगर किसी को व्हाट्सएप ग्रुप मिलता है तो जो लाइव आईडी है, लेकिन वो मेरे कंट्रोल में है, अगर मैं चाहूँगा तो मेरे परमिशन के बिना मैं थोड़ा फास्ट होने के लिए क्या करता हूँ, डिसेबल करके छोड़ देता हूँ एडमिन को, ताकि लोग डायरेक्ट ज्वाइन कर लें। लेकिन अगर मैं इनेबल कर दूँगा तो कोई भी बिना परमिशन का एडमिन का नहीं ज्वाइन कर सकते हैं। अब प्रॉपर रियल नेम के साथ ज्वाइन करेंगे, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो वो एक्चुअली वो सोच रहे हैं कि नहीं मैं ज्वाइन कर लूँगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अब बीच क्लास में क्या कर सकते हैं, चलिए कम से कम गाना सुनाकर ही छोड़ दिए। तो कौन सा पॉइंट तक हम लोग थे? अच्छा, इसमें केस भी ले रहे थे, राइट? लिखिए, इफ ओके, एक केस भी तो ऑलरेडी डील कर चुके थे। ओके ओके ओके, इसमें एक और एग्जांपल देख लेते हैं। BCl3 PCl3 AsCl3 SbCl3, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या होगा? देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको क्या निकालना चाहिए? कोऑर्डिनेशन नंबर 3 एंड 3, यस, ओके। और इस पे लोन पेयर कितना? 0। इसमें लोन पेयर 1, और इसमें भी लोन पेयर क्या रहेगा? 1, और इसमें भी लोन पेयर 1। तो स्टेरिक नंबर अगर निकालेंगे तो इसका स्टेरिक नंबर 3 रहेगा, स्टेरिक नंबर 4 रहेगा, स्टेरिक नंबर 4 रहेगा, स्टेरिक नंबर 4 रहेगा। तो सब पहले हम लोग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे या स्टेरिक नंबर को? स्टेरिक नंबर सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर रहेगा।
तो ऑब्वियसली यहाँ पे स्टेरिक नंबर 4, 4 एंड 4, यहाँ पे 3 है, तो इसका बॉन्ड एंगल बड़ा रहेगा और इसका एडजेक्ट 120 रहेगा। इसका तो 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास इधर उधर हम लोग कर देंगे, राइट। इसका मतलब सबसे ज़्यादा हो गया BCl3। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सा कॉन्सेप्ट चलेगा? स्टेरिक नंबर सेम, लोन पेयर सेम और सराउंडिंग एटम भी सेम। डिफरेंट क्या है? सेंट्रल एटम। और सेंट्रल एटम डिफरेंट रहता है तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा। इसका मतलब सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किसका रहेगा? PCl3 का। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? PCl3, AsCl3, SbCl3। तो देखिए बॉन्ड एंगल पे क्वेश्चन आएगा तो यकीन कीजिए मतलब बहुत लॉजिकल, मतलब जिसका आप आंसर दे सकते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप का नहीं आएगा, ठीक है। जैसे H2O, H2S, H2SC, H2T सो मेनी टाइम्स आ चुका है और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन का आंसर बताइए। CCl4, CF4, CH4 इन तीनों में बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या होगा? क्या हो जाएगा ऑर्डर? बोलिए साजिद, बोलिए नंदन। आप बताइए। चलिए कुछ ऑनलाइन वाले बताइए जिनका आंसर आ गया है। एनीवन जो ऑनलाइन में है कनेक्टेड? आप बोलिए हिमाश्री। आप बोलिए रेशमा। बोलिए रीना। ऑल ऑफ यू आर अवॉर्डेड बाय -4 मार्क्स। आंसर है CCl4 इक्वल टू CF4 इक्वल टू CH4। अब देखिए मेन पॉइंट को, पहला ही पॉइंट आप लोग भूल गए। दिस इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्लाई ओनली व्हेन लोन पेयर नॉट इक्वल टू 0। क्या था? इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चाहे सेंट्रल एटम का सराउंडिंग एटम का, नहीं, छोटा सा पॉइंट से मिस्टेक हो गया। यहां पे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काम करेगा? नहीं करेगा। अरे तो बिल्कुल सिमेट्रिकल है। देखिए इसमें तो CCl4 एडजेक्ट 109 डिग्री 28 मिनट होता है, CH4 एडजेक्ट 109 डिग्री 28 मिनट होता है। तो आंसर देने से पहले थोड़ा सा सोचे कि पहले ऐसा हुआ है क्या, कम या ज़्यादा। इसका मतलब है कि अब बॉन्ड एंगल क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। और वो इक्वल कितना बराबर रहेगा? 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, समझ गए? तो यहाँ पे क्या, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना था? वह यहाँ पे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसका क्राइटेरिया था इफ लोन पेयर तो इक्वल होना चाहिए बट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पे इक्वल टू 0 है, राइट? इसे इक्वल था बॉन्ड एंगल। तो छोटा छोटा सा मिस्टेक को हम लोग समझ में रखेंगे, दिमाग में रखेंगे कि कैसे होगा। अब हेडिंग बनाइए, सम स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग। सॉरी, इसमें एक रूल मैं भूल गया, लिखिए।
अच्छा बताइए, आपके पास बॉन्ड पेयर, ध्यान सुनिएगा, आपके पास कुछ सामान है, इज इट कंपलसरी इसको मिक्स करना ही है? जनरली मिक्स करेंगे, बट मिक्स नहीं भी तो कर सकते हैं। तो स्टेरिक नंबर इक्वल टू क्या था? लोन पेयर प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। इज इट कंपलसरी कि बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर को मिक्स ही कर देंगे? इसलिए जनरली स्टेरिक, अगर हाइब्रिडाइजेशन होता है तो जितना स्टेरिक नंबर रहेगा उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। बट इज इट कंपलसरी कि स्टेरिक नंबर रहेगा तो हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेगा ही मिलेगा? नहीं भी मिल सकता है। बट हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं मिलने से क्या स्टेरिक नंबर डिफाइन नहीं होगा? स्टेरिक नंबर के लिए मैं क्या बोला हूं? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। ठीक है, वो जितना बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर को आपस में मिक्स नहीं करेंगे, बट फिर भी तो स्टेरिक नंबर बोल सकते हैं। करेक्ट? ड्रैगन एक प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के बेसिस पे मैं बात कर रहा हूं। लिखिए, एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड और लोअर देन थर्ड पीरियड does not allowed element of third period or lower than third period does not allow hybridization in a molecule when they form compound with less electronegative elements such as hydrogen, with less electronegative elements such as hydrogen. तो क्या बोला गया है? सेकेंड पीरियड नहीं, थर्ड पीरियड एंड लोअर देन थर्ड पीरियड। इसका मतलब लोअर देन थर्ड पीरियड का मतलब हुआ कि फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड एंड सो ऑन। ऐसा नहीं कि लोअर देन थर्ड पीरियड का मतलब सेकेंड पीरियड। लोअर देन थर्ड पीरियड का मतलब मैं नीचे जा रहा हूं, ठीक है? फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड एंड सो ऑन, राइट? तो क्या बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू ड्रैगो रूल, यहाँ पे उन्होंने एक रूल जनरलाइज किया। जो भी रूल रहेगा वो अपना क्या एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे रहेगा, राइट? तो याद है कि जहाँ से मैंने हाइब्रिडाइजेशन का स्टोरी स्टार्ट किया था कि स्टार्टिंग से CH4 लेकर, तो पहले मैंने क्या सपोज किया था कि लेट अस सपोज ऑल प्योर ऑर्बिटल ऑफ कार्बन इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, और उसके बेसिस पे वी गेट टू डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड लेंथ, और जिसमें एक का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा था, एक का कम था, और उसके बेसिस पे अकॉर्डिंग टू माई एजम्पशन, जो कि फेल कर गया एक्सपेरिमेंटल बेस अकॉर्डिंग, और अकॉर्डिंग टू माई एजम्पशन बॉन्ड एंगल शुड बी 90 डिग्री। बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए था? क्योंकि वन ऑफ द सिग्मा बॉन्ड फॉर्म अलोंग एक्स एक्सिस, अदर अलोंग वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल कितना रहता है? 90 डिग्री। तो मान लेते हैं कि अगर सपोज कीजिए कि PH3 है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के बेसिस पे दिया कि PH3 SiH4 या AsH3 या H2S, राइट? तो सल्फर किस पीरियड का? थर्ड पीरियड। सल्फर क्या है? थर्ड पीरियड का। और उसका नीचे भी हम लोग जा सकते हैं PH3। तो ऑब्वियसली ये बात अगर आज नहीं करते तो हम लोग को लगता है कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर तो 3 है और लोन पेयर तो इस पे 1 रहेगा, और हाइड्रोजन फास्फोरस से लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है। लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव के लिए बोला हूँ, जो स्टेटमेंट है डिफिनेशन, राइट? तो इसके अकॉर्डिंग तो अगर हाइब्रिडाइजेशन होता तो sp3 होता। अगर हाइब्रिडाइजेशन होता तो क्या होता? क्योंकि स्टेरिक नंबर कितना? स्टेरिक नंबर है 4, तो अगर होता तो sp3 होता।
और अगर sp3 होता तो बॉन्ड एंगल मोटा मोटी 107 डिग्री या के आसपास रहता या 108 रहता, वाट जो भी रहता, लेकिन मतलब 109 के आसपास रहता, जो कि नहीं होता है। इसका बॉन्ड एंगल, एडजस्ट बॉन्ड एंगल का मैं वैल्यू बता देता हूँ। इसका बॉन्ड एंगल 92 डिग्री के आसपास है, 92 डिग्री से 93 डिग्री के बीच में। तो ये 90 डिग्री के ज़्यादा पास है या 109 के ज़्यादा पास है वैल्यू? 90 डिग्री के पास में है, राइट। इसका मतलब है कि सर ये तो मिक्स नहीं हुआ, ये 91 डिग्री, 90 डिग्री, 91 डिग्री या 92 डिग्री तभी पॉसिबल था जब P का जो फास्फोरस का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे लास्ट? सर 3s2 3p3, यही है ना। और 3s2 3p3, तो यहां पे 3s2 हो गया और 3p3 मतलब ये हो गया px, ये हो गया py, ये हो गया pz। 3px 3py एंड 3pz। तो अगर वन ऑफ द बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू px एंड 1s, इसका मतलब कुछ समथिंग कुछ इस टाइप का हो रहा है ना कि एक बॉन्ड बन रहा है ड्यू टू px एंड 1s एंड दूसरा बॉन्ड बन रहा है ड्यू टू py एंड 1s, और तब इसके बीच में बॉन्ड एंगल ऑलमोस्ट 90 रहना चाहिए। ठीक है, 90 से थोड़ा ज़्यादा है, हो सकता है लोन पेयर का इफेक्ट हो वहाँ पे, बट ये तो किसकी तरफ ज़्यादा सपोर्ट किया? मिक्सिंग की तरफ ज़्यादा हेल्प आपको सपोर्ट कर रहा है या मिक्सिंग नहीं हो रहा है इस बात को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है? नहीं हो रहा है। तो ये जो रूल बना होगा ऑब्वियसली पहले एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे इसका बॉन्ड एंगल चेक किया गया होगा। बॉन्ड एंगल आज के डेट में निकाल सकते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल का। इस ए है, इसका मतलब तब एग्जाम में तो देखिए अभी भी मैं इस बात का डिनाई नहीं कर रहा हूँ। कोई पूछेगा स्टेरिक नंबर कितना pH3 में, तो आपको बोलना है 4, बट स्टेरिक नंबर में मैंने स्टेरिक नंबर का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, बट इट इज नॉट कंपलसरी कि बॉन्ड प्लस लोन पेयर बोले वो आपस में मिक्स ही हो गया। इसके अकॉर्डिंग मिक्स नहीं हुआ है। स्टेरिक नंबर मेरे पास अवेलेबल है बट मिक्सिंग में इन्वॉल्व नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग मिस्टेक करके आ जाते नहीं। pH3 में अगर कोई पूछता है कि pH3 में जो फास्फोरस और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना है ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ व्हाट, तो डैम श्योर अगर आज क्लास डिस्कस नहीं करते तो आप लोग बोलते हैं sp3 एंड 1s, बट करेक्ट आंसर क्या रहेगा? px एंड 1s रहेगा। आए बात, इस बात का सपोर्ट कहाँ से मिला? इसके बॉन्ड एंगल से, क्योंकि 92 डिग्री बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के आसपास है। अगर ए फॉर्म रहता तो एंगल कितना बनता? 90 डिग्री। आप लोग समझ में आ गया कि मैंने क्या बोला? ठीक है, लिख लीजिएगा, दिखाइए वहाँ पे। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ देखिए स्टेरिक नंबर कितना याद है? मैं इन चारों का बॉन्ड एंगल का ऑर्डर आप ऑलरेडी निकाल चुका हूँ पिछले क्लास में, राइट। बट इन चारों का बॉन्ड एंगल निकाले हैं सिर्फ स्टेरिक नंबर निकाल कर, और वहाँ पे मैं इस बात को हाइड करके रखा कि हाइड्रोजन क्या है, राइट। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3, कोऑर्डिनेशन नंबर 3, कोऑर्डिनेशन नंबर 3, कोऑर्डिनेशन नंबर 3, लोन पेयर 1 1 1 एंड 1, अस्टेरिक नंबर 4, यहाँ भी अस्टेरिक नंबर 4, अस्टेरिक नंबर 4, अस्टेरिक नंबर 4। तो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ये था कि अस्टेरिक नंबर सेम होना चाहिए, ये नहीं था कि वो अस्टेरिक नंबर में जितना भी है उसको मिक्स होना चाहिए। तो अस्टेरिक नंबर सेम है, मिक्सिंग किसी में मिक्सिंग हुआ होगा, किसी में नहीं हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया का हाइड्रोजन है sp3 नाइट्रोजन का, राइट। क्योंकि जो कॉन्सेप्ट था ड्रैगो रोल वो किसके लिए था? सेकेंड पीरियड से था या थर्ड पीरियड से? थर्ड पीरियड एंड लोअर देन थर्ड पीरियड। तो इसमें इसका तो हाइब्रिडाइजेशन है sp3 और इसका बॉन्ड एंगल पे पता है। बोलिए अमोनिया का कितना बॉन्ड एंगल होता है? 107। तो ये ज़्यादा 90 के पास है या ज़्यादा 109 के पास है? इसका मतलब इसमें sp3 हो रहा है, बट इसका सर 92.5 ले लेते हैं, 92 डिग्री 93 डिग्री, तो दोनों का एवरेज ले लेते हैं, राइट। इसका होता है
92 डिग्री और इसका होता है 91 डिग्री। तब तो पक्का आपको सपोर्ट मिल गया कि सर इसमें तो 92, इसमें 92.5, 92 और 91। और जो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था तो उसमें 2 केस था। उसमें वन ऑफ द सेकेंड केस में क्या था? सेकेंड केस में था स्टेरिक नंबर सेम, लोन पेयर सेम और सराउंडिंग एटम सेम। तो सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा। तो इस कॉन्सेप्ट में कहीं पे ये बात था कि हाइब्रिडेशन क्या है? नहीं था। तो उससे तो आप हम लोग का आंसर निकल गया। अब साथ में ये भी देख लिए बॉन्ड एंगल का, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक में हाइब्रिडेशन sp3 नहीं बोलेंगे क्योंकि sp3 को आपको सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। लग रहा है कि sp3 होगा और 90 पे आके बॉन्ड एंगल बनेगा, जबकि ओपन स्ट्रक्चर है। साइक्लिक सिस्टम में ऐसा पॉसिबल है ड्यू टू कांस्टेंट कंडीशन, बट ओपन चेन सिस्टम में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इन तीनों में PS3, ASH3, SbH3 में हाइब्रिडेशन क्या बोलिएगा? देयर इज नो हाइब्रिडेशन। तो बॉन्ड एंगल फॉर्म ड्यू टू व्हाट? सर 3px1s, 3py1s एंड 3pz1s, मतलब 3p1s, राइट? 3p ऑर्बिटल्स, तीनों ऑर्बिटल को एक साथ बोलना है तो बेस्ट क्या रहेगा? 3p एंड 1s। यहां पे भी फास्फोरस के नीचे आर्सेनिक आ जाता है, नहीं? 4p एंड 1s, इसका 5p एंड 1s, करेक्ट। अरे तो बिल्कुल पर एग्जैक्ट 90 के आसपास ही आ गया है। देखिए जो भी एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करता है तो हर चैप्टर में वो कुछ एक्सेप्शनल का उनके पास कलेक्शन रहता है, तो हो सकता है कि इसमें से एक क्वेश्चन ही दे देते। तो उस बात के लिए हम लोग अब रेडी रहेंगे, राइट? अब लिखिए लिखिए आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म, if two different ionic compounds having similar crystalline structure then these are known as, if two different ionic compounds are having similar crystalline structure, then these are known as isomorphism to each other. Then these are known as isomorphism to each other. आइसोमर तो बोल नहीं सकते हैं क्योंकि उसके लिए आइसोमर बोलने के लिए एक सेम फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए। बट टू डिफरेंट आयनिक कंपाउंड हो सकता है कोई आयनिक कंपाउंड अलग हो, लेकिन अगर उसका स्ट्रक्चर सिमिलर हो तो उसको बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म। और उन दोनों कंपाउंड को क्या बोलेंगे? आइसोमॉर्फ। लिखिए, एंड टू कंपाउंड्स आर नोन एज आइसो यहां देखिएगा स्टूडेंट, अगर आपसे कोई पूछेगा कि सोडियम कार्बोनेट और सोडियम नाइट्रेट आपस में एक दूसरे का आइसोमॉर्फस है या नहीं है, तो फार्मूला सिमिलर टाइप के लिए बोले थे या स्ट्रक्चर सिमिलर टाइप? तो एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब यहां देखिए, पहला तो कि फर्म यहां पे ही गड़बड़ हो गया।
यहाँ पे Na2 है, वहाँ पे Na है। फार्मूला भी सिमिलर होना पड़ेगा, फार्मूला भी सेम दिखना पड़ेगा, साथ में स्ट्रक्चर भी। इसका मतलब ये तो यहाँ से ही, यहाँ पे Na2 है, यहाँ पे Na3 है, मतलब बोथ आर नॉट आइसोमॉर्फस। लिख लीजिए, बोथ आर नॉट चलिए यहाँ देखिए तो, मैग्नीशियम सल्फेट डॉट 7H2O, फेरस सल्फेट डॉट 7H2O, जिंक सल्फेट डॉट 7H2O। ये क्या है बोलिए? ग्रीन विट्रॉल। ये क्या है? वाइट। ब्लू विट्रॉल कौन क्या होता है? कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। तो वहाँ पे 5H2O है, बाकी इन सब में 7H2O है। इसका भी, इस पर कितना चार्ज? +2 यूनिट। इस पर भी कितना चार्ज? +2। इसका भी कितना? तो ऑब्वियसली डैम सर इसका स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सब है +2 +2 +2। सल्फेट, एक एक सल्फेट आयन है, सल्फेट सल्फेट सल्फेट, सब में 7H2O 7H2O। तो ये आपस में एक दूसरे का क्या है? आइसोमॉर्फस है। बट इसमें क्या हम लोग ब्लू विट्रॉल को काउंट में लेंगे? नहीं लेंगे। अब यहां देखिए, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड सोडियम नाइट्रेट आपस में आइसोमॉर्फस है या नहीं है? देखिए, इसका नाम है Fe2+ का एक्वा सोल्यूशन का कलर ग्रीन होता है। दैट्स वाई इसके ग्रीन कलर की वजह से इसका नाम है ग्रीन विट्रॉल। कौन सा विट्रॉल? इसका कलर Zn2+ में कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, डाईमैग्नेटिक होता है। तो इसका सॉल्यूशन का कलर कैसा रहेगा? कलरलेस। तो इसको बोलते हैं वाइट विट्रॉल। ये सॉल्ट है, सॉलिड फॉर्म में का मैं बात कर रहा हूँ। और ये तो बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं, कॉपर 2+ का एक्वा सॉल्यूशन का कलर क्या होता है? यहाँ से ही तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करता हूँ, डेनियल सेल, राइट। Cu2+ का एक्वा सॉल्यूशन है तो बहुत फेवरेट एग्जाम्पल है ना। उसमें जिंक का रॉड डालते हैं, आफ्टर सम टाइम कलर बिकम्स कलरलेस, ब्लू कलर बिकम्स कलरलेस। कॉपर 2+ का अमाउंट ज़्यादा करेंगे सॉल्यूशन में तो ब्लू कलर ज़्यादा डीप नजर आएगा। ब्लू में भी बहुत सारा ब्लू होता है, राइट। ब्लू में बहुत सारा ब्लू, कितना ब्लू? बोलिए इनफाइनाइट। क्योंकि विव गियोर में ब्लू का एक क्या है? बैंड विड्थ है। तो 2 नंबर के बीच में कितना नंबर? तो 2 फ्रीक्वेंसी के बीच में कितना फ्रीक्वेंसी? इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी रहेगा। थोड़ा कम, ऐसे तो जनरली जो हम लोग जानते हैं स्काई ब्लू, तो कौन सा ब्लू, राइट। बट बहुत सारा ब्लू हो सकता है। देखो ना, वायलेट कम होते हैं तो इंडिको में मर्ज कर जाता है। वायलेट समझ रहे हैं, बैगन का कलर, राइट, पर्पल। और वो कम होते होते इंडिको में, और इंडिको कम होते होते ब्लू में मर्ज करता है, विव गियोर। अब ब्लू कम होते होते ग्रीन में। तो ब्लू और ग्रीन के बाउंड्री पे क्या नजर आएगा? ग्रीनिश ब्लू नजर आएगा। बाउंड्री पे क्या नजर आएगा? इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे तो कुछ तो दोनों का मिक्स कल्चर रहेगा, राइट। तो आप जानते नहीं, ग्रीनिश ब्लू। HCl का बहुत पुराना अगर HCl का बोतल है जिसमें HCl एसिड है, तो देखिएगा येलोइश ग्रीन कलर में रहता है, येलोइश ग्रीन। तो आप लोग लैब में सिर्फ घूम कर आ गए हैं। अच्छा, चलिए बताइए, फॉर्मूला सिमिलर लग रहा है या नहीं लग रहा है? सर यहाँ पे कटायन 1 है, 1 एटम, चार्ज छोड़ दीजिए। यहाँ भी कटायन 1 है, राइट। तो फार्मूला भी सिमिलर टाइप का लग रहा है। मैग्नीशियम कार्बोनेट CO, मैग्नीशियम कार्बन O3, सोडियम NO3, ऑलमोस्ट फार्मूला सिमिलर टाइप। अब CO3 में कार्बन का मुझे हाइब्रिडेशन बताइए फर्स्ट।
CO3 2 माइनस में कार्बन का हाइड्रोजन क्या होगा? निकाल लीजिएगा ना आप लोग, sp2 है, राइट। और NO3 माइनस में नाइट्रोजन का हाइड्रोजन क्या होगा? फर्स्ट sp2 है, राइट। तो इसका भी sp2 है, इसका भी sp2 है। इसका मतलब यहाँ देखिए, आइसो स्ट्रक्चर का मतलब सिर्फ फार्मूला सिमिलर नहीं होना चाहिए, उस अनायनिक पार्ट का स्ट्रक्चर, मतलब अगर ये ट्राइगोनल प्लेनार है तो ये भी क्या होना पड़ेगा? ट्राइगोनल। सो मेनी टाइम्स फार्मूला सिमिलर नजर आएगा बट उसका ज्योमेट्री सेम नहीं रहेगा, तो उसको आइसोमॉर्फस नहीं बोलना है। लुक्स लाइक आइसोमॉर्फस बट हो सकता है कि उसका स्ट्रक्चर सेम नहीं हो, इसलिए मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन चेक किया, राइट। तो इसका भी क्या रहा? अब देखिए, मुझे इसका स्ट्रक्चर पता है और आपको भी केमिकल बॉन्डिंग में जब मैं आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए सिखाऊंगा तो वहाँ पे एक टॉपिक है फॉर्मल चार्ज, आप लोग नाम सुने होंगे, तो आपको भी पता चल जाएगा कि यहाँ पे कैसे होगा, ठीक है। क्या बोले? देखिए, एक्चुअल में स्ट्रक्चर इज दिस वन, स्ट्रक्चर इज व्हाट? दिस वन, बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब होता है कि इसको प्रॉफिट, इसको लॉस। तो किसी भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटाकर ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये भी एक तरीका है। किसी भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में वो सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए वन ऑफ द पार्टनर ही 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो इसको देना एक था बिजनेस में, शेयरिंग में, ये दोनों दो दे दिया, तो एक तो इसके बदले दे दिया, तो इसको तो 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया और इसको 1 इलेक्ट्रॉन का। तो दिस कोऑर्डिनेट बॉन्ड शुड बी ऑल्सो रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, ओके। इसलिए मुझे पता था, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया, कोई इशू नहीं है। प्लस माइनस बिकम 0, तो ओवरऑल 1 निगेटिव, ओवरऑल 1 निगेटिव। तो ऐसे दिखाएं या अलग, ऐसे दिखाएं, अलग बात है, सेम बात? सेम बात है, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर ये सब बहुत बार आएगा, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। इसका मतलब है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट और सोडियम नाइट्रेट बोथ आर व्हाट? आइसोमॉर्फस ऑफ ईच अदर। अब लिखिए, सम स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग। जो ऑनलाइन में है वो ध्यान से देखते रहिएगा, बहुत फेवरेट पार्ट है, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बार आया हुआ है, KVPY में भी आया हुआ है 2 से 3 बार, और इसका मतलब कह सकते हैं कि आने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगा। और बैक बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी आएगा, जहाँ पे मेटल कार्बोनाइल पढ़ाएंगे, ठीक है। अब सुने, क्या बोले? ऑर्गेनिक तो 100 में टाइम्स आएगा, राइट। और एक बॉन्ड का नाम जानते होंगे, सिनर्जिक बॉन्ड, क्लास 12th पास कर गए, मेटल कार्बोनाइल में आता है। इसी बैक बॉन्डिंग को तो सिनर्जिक बॉन्ड बोलते हैं। एनीवे, लिखिए, बैक बॉन्डिंग generally takes place when out of two bonded atom
one of the atom has vacant or vitals. One of the atom has vacant or vitals, ब्रैकेट में लिखिए, जो इसमें वैकेंट और वाइटल का बात कर रहा हूं उसके लिए. जनरली दिस एटम इज फ्रॉम सेकेंड और थर्ड पीरियड. जनरली दिस एटम इज फ्रॉम सेकेंड और थर्ड पीरियड. ब्रैकेट क्लोज. एंड अदर बॉन्डेड एटम having some lone pair, और उसके बाद ब्रैकेट लिखिए. जनरली दिस एटम फ्रॉम सेकेंड पीरियड. देखिए स्टूडेंट, एक्चुअल में पॉइंट टू बी नोटेड, बैक बॉन्डिंग के लिए ऐसा नहीं रहा कि किसी के पास खाली डब्बा होना चाहिए, खाली बॉक्स. वैकेंट और वाइटल का मतलब क्या? वैकेंट बॉक्स. और किसी के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है. इसका मतलब इट इज काइंड ऑफ, सर बैक बॉन्डिंग तो कुछ इस टाइप का लग रहा है. इट इज काइंड ऑफ मोर और लेस, इट इज काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट. कोऑर्डिनेट बॉन्ड का भी तो क्वालिटी यही होता है, लेकिन इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे नहीं, बट मोर और लेस इट इज काइंड ऑफ व्हाट? कोऑर्डिनेट बॉन्ड. कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड का ही क्वालिटी होता है कि बोथ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाय वन ऑफ द पार्टनर. इसके बाद किसी के पास वैकेंट और वाइटल है और किसी के पास एक्स्ट्रा लोन पेयर पड़ा हुआ है, वो इसको डोनेट कर रहा है. करेक्ट. तो इस टाइप का बॉन्डिंग को हम लोग बोलते हैं बैक बॉन्डिंग. अब इसमें एक मिनट रुकिए. बैक बॉन्डिंग के बारे में मिसकॉन्सेप्शन ये नहीं रखना है कि ऑलवेज सराउंडिंग एटम ही सेंट्रल एटम को डोनेट करेगा. मैं यहाँ पे ये नहीं बोला हूँ कि वैकेंट बॉक्स किसके पास रहेगा, ये मैंने बोला नहीं बोला है. तो वैकेंट बॉक्स सेंट्रल एटम के पास भी हो सकता है या सराउंडिंग के पास भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन. डिपेंडिंग अपॉन व्हाट? सिचुएशन. बस मेरा कंडीशन ये था कि बैक बॉन्डिंग होने के लिए क्या चाहिए कि कोई एक एटम के पास वैकेंट और वाइटल होना चाहिए. वो एटम जनरली कहां से बिलोंग करेगा? सेकेंड और थर्ड पीरियड जनरली. और किसी के पास लोन पेयर एक्स्ट्रा प्रेजेंट रहना चाहिए. आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन उसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए. दैट्स वाई वो डोनेट कर सके. आपके पास रहेगा ही नहीं, आप डोनेट कैसे करेंगे? राइट. अब एक और पॉइंट लिखिए. मैं एग्जाम्पल लेने से पहले इस पॉइंट को लिख लीजिएगा. बैक बॉन्डिंग इन्फ्लुएंसेस बेसिक कैरेक्टर, कॉमा, एसिडिक कैरेक्टर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, as well as geometry. इसका मतलब है कि बैक बॉन्डिंग से क्या क्या चीजें इन्फ्लुएंस हो सकता है. बैक बॉन्डिंग होने से बेसिक कैरेक्टर किसी मॉलिक्यूल का, और कौन सा? एसिडिक कैरेक्टर. राइट. और क्या होगा? बॉन्ड लेंथ. और क्या हो सकता है? बॉन्ड एंगल. मतलब याद ज्योमेट्री, तो बॉन्ड ज्योमेट्री भी है, स्ट्रक्चर भी. राइट. अब एक एग्जांपल लीजिए. अच्छा आप लोग बताइए, लुईस बेस का क्या डिफिनेशन है? जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करे उसको बोलते हैं लुईस बेस. क्या डोनेट करे? पेयर ऑफ. तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट तभी करेगा ना जब उसके पास खुद का रहेगा. आपके पास खुद का है नहीं, आप डोनेट कर रहे हैं, तो पॉसिबल नहीं है. तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर उसको लुईस बेस बोलेंगे. तो ज़्यादा डोनेट करने का टेंडेंसी रहेगा तो सर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा.
तो ये इस डिफिनेशन के अंदर ये बात छुपा हुआ था कि जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसको लुईस बेस बोलेंगे। तो जिसका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी ज़्यादा रहेगा उसको गुड लुईस बेस बोलेंगे, बेटर बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बोलेंगे, राइट। अब इसका उल्टा, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करेगा? जो इलेक्ट्रॉन रिच रहेगा या जो डिफिशियंट रहेगा। आपके पास कुछ नहीं है तभी आप एक्सेप्ट करेंगे, राइट। तो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उसको बोलते हैं लुईस एसिड। क्या बोलेंगे? लुईस एसिड। तो ज्यादा एक्सेप्ट करेगा तो गुड लुईस एसिड, स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड, राइट। एनीवे, BF3 क्या है? BF3 है। बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। तो सर बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो है 1s2 2s2 2p1, एक ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, राइट। अब यहाँ पे बोरॉन का वैलेंसी कितना यहाँ पे दिखा रहे हैं? 1 है बोरॉन का वैलेंसी, देखिए 3 है। इसका मतलब है कि इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है। तो क्या ग्राउंड स्टेट में ये बॉन्ड बनाएगा या एक्साइटेड स्टेट में? एक जो पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड होगा, राइट। तो एक्साइटेड स्टेट में 1s2 2s1 चलिए आप लोग का गैसियस स्टेट का क्लास स्टार्ट हो गया ना? बैरोमीटर समझ में आया था? बढ़िया समझ में आ गया। चलिए अब देखिए, ए और ए आपस में मिक्सिंग में चला गया। ए और ए आपस में मिक्सिंग में चला गया है तो इसका हाइड्रोजन क्या हो गया? sp2। और sp2 का ज्योमेट्री क्या होता है? ट्रायंगुलर प्लेनार। लेकिन बोरॉन के पास एक वैकेंट और वाइटल बचा हुआ रह गया। दिस वन ए वैकेंट है, राइट। और लेट इट इज व्हाट? लेट इट इज pz। और बोरॉन ने जो अपने सराउंडिंग में एक क्या है भरा हुआ है या वैकेंट है? वैकेंट है। अब बोरॉन के चारों तरफ सराउंडिंग में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? हाउ मेनी टोटल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अराउंड द बोरॉन? 6। तो क्या बोरॉन का ऑक्टेट फुलफिल हुआ? इसका मतलब बोरॉन आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन अभी भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट बना हुआ है। क्या बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। और उसमें आप 3 फ्लोरीन लगा दिए, राइट। क्या लगा दिए हैं? 3 फ्लोरीन। बोलिए स्टूडेंट। यहाँ पे फ्लोरीन का ए बॉन्ड एस बॉन्ड कैसे बना है? तो सर ए तो बॉन्ड बना है, बोलिए sp2n 2p, sp2n 2p, राइट। बट इसके पास तो तीन लोन पेयर अभी बचा हुआ है, राइट। ये 3 लोन पेयर कहाँ है? ये 3 लोन पेयर है 2p में। कहाँ पे है? 2, ठीक है ना। इसका क्या होता है इलेक्ट्रॉन को? 1s2 2s2 2p5, 1s2 2s2 2p5। तो ये है अगर pz। अरे ये तो हम लोग जानते हैं कि pz का ओवरलैपिंग pz से ही होता है। pz का ओवरलैपिंग सिर्फ किसके साथ हो सकता है? और ए कैसे रहेगा? बोलिए सर ए और वाइटल इस व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर रहेगा। ये ज्योमेट्री बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे और इफ एनी एटम डायरेक्टली अटैच विथ sp2 कार्बन इट मस्ट लाई इन द सेम प्लेन। इसका मतलब फ्लोरीन और बोरॉन डिफरेंट प्लेन में है या सेम प्लेन में है? सेम प्लेन में है। तो फ्लोरीन का भी जो pz रहेगा वो तो ऐसे ही रहेगा ना, फ्लोरीन का pz, राइट। बट ये तो भरा हुआ है, करेक्ट। ये क्या है? खाली है या भरा है? भरा हुआ है। ये इसे डोनेट करेगा।
और डोनेट करेगा तो डोनेट करने का मतलब क्या है? मॉडर्न कॉन्सेप्ट में क्या इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मान के डोनेट करते हैं या ओवरलैपिंग? ओवरलैपिंग। कैसा ओवरलैपिंग हो रहा है? इन दोनों के मॉलिक्यूलर एक्सिस के पैरेलल या परपेंडिकुलर? ये जो लाइन है इस पे परपेंडिकुलर ना, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो ओवरलैपिंग होता है उसको क्या बोलते हैं? लैटरल। उससे कौन सा बॉन्ड बनता है? पाई बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है? पाई बॉन्ड बनता है। करेक्ट। इसका मतलब यहाँ पे कोई पूछेगा बैक बॉन्डिंग से सिग्मा बॉन्ड बन रहा है या पाई बॉन्ड बन रहा है? पाई बॉन्ड। किसको प्रॉफिट हुआ, किसको लॉस हुआ? सर बोरॉन को प्रॉफिट हो गया और फ्लोरीन को लॉस हो गया। करेक्ट। मैं फिर से समझा रहा हूं, इस बात को बहुत बार बोलूंगा। यहां देखिए, बोरॉन के पास एक वैकेंट प्योर ऑर्बिटल था, लेट इट इज पीजेड। तो फ्लोरीन के पास भी जो लोन पेयर है, तो उसके फ्लोरीन के पास भी पी ऑर्बिटल रहा होगा जो फुलफिल्ड है, राइट? तो फ्लोरीन के का मैंने एक पीजेड लिया, राइट? तो इसका पीजेड, यहाँ पे पीजेड जो है वो तो इस मॉलिक्यूलर एक्सिस के परपेंडिकुलर, ये तो क्वालिटी था ना, ये पहले ही बहुत पढ़ाया गया है कि इफ एनी एटम डायरेक्टली अटैच विथ, लेट मी फिनिश, if any atom directly attached with sp2 carbon, sp2 atom, then all the atom must lie in the same plane in which that sp2 atom already exists, right? इसका मतलब बोरॉन अगर sp2 है, इसे डायरेक्टली फ्लोरीन है, तो बोरॉन जिस प्लेन में है इन तीनों फ्लोरीन को भी उसी प्लेन में होना पड़ेगा। करेक्ट। कोप्लानर होने के लिए। अब इसके पास एक प्योर ऑर्बिटल, लेट इट इज पीजेड, तो इसका भी जो पीजेड रहेगा तो पीजेड का ओवरलैपिंग पीजेड के साथ ही होगा, तो इसका जो पीजेड रहेगा वो भी क्या रहेगा? ऐसे रहेगा, ऐसे। और ये आपस में अगर ओवरलैपिंग करता है तो इसमें तो ओवरलैपिंग करने के लिए इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, बट इसके पास दो है। तो ये ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल वीबिट में जब पढ़ा रहा था तो ऑलरेडी मैं बोल चुका था कि ओवरलैपिंग में ऑल्सो टेक्स प्लेस बिटवीन वैकेंट एंड फुलफिल्ड, वैकेंट एंड फुलफिल्ड। यहाँ भी वही हो रहा है। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? एक खाली डब्बा, इसके पास अवेलेबल इलेक्ट्रॉन, दैट इज द काइंड ऑफ व्हाट? बैक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? बैक बॉन्डिंग। उससे फायदा किसको हो गया? ऑक्टेट फुलफिल हो गया। लॉस किसको हो गया? फ्लोरीन को लॉस नहीं हुआ है, उसका भी ऑक्टेट फुलफिल ही रहेगा, बस उस पर चार्ज आ जाएगा, बट ऑक्टेट उसका ऐसा नहीं कि खाली हो जाएगा। यहां देखिए कैसे। अब इसी को बैक बॉन्डिंग को दिखाने का तरीका ऐसे है स्टूडेंट, ऐसे दिखाते हैं। तो कोई भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां देखिए, इस एरो को इस एरो में क्या डिफरेंस है? सर दोनों तो एरो ही है नहीं, इसको बोलते हैं कंप्लीट एरो, इसको क्या बोलते हैं? हाफ एरो। और कंप्लीट एरो एक ऐसा ट्रांसपोर्टर है जो ऑलवेज 2 इलेक्ट्रॉन लेकर मूव करेगा। कितना? और हाफ एरो बहुत छोटा छोटा बात है लेकिन बहुत बड़ा बात है। यहाँ पे देखिए कंप्लीट एरो, ऐसा नहीं लिखता कि सर अच्छा देखने के लिए ऐसा दिखा रहे हैं, इसका मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट कर रहे हैं। करेक्ट। और इस डोनेट करने से ऑलरेडी इसके बीच, इसके साथ यहाँ देखिए ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड था, वहाँ देखिए और यहाँ देखिए कौन सा बॉन्ड बन रहा है? पाई बॉन्ड। तो इसका डोनेट करने से यहाँ पे कौन, बोरॉन और फ्लोरीन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड। और आप बताइए कि 2 एटम के बीच में बॉन्डिंग ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा या और पास आएगा? तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा, बिकॉज बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा हो रहा है, राइट? तो इसी को हम लोग रेजोनेंस में, एक्चुअली रेजोनेंस में कोई भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से अगर पाई बॉन्ड बनता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से, तो उसको हम लोग बोलते हैं इट इज काइंड ऑफ रेजोनेंस। तो मोर और लेस रेजोनेंस का भी हो गया। इसी को मैं रेजोनेंस में ले लूंगा और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा, जिसको यहाँ पे मैं बैक बॉन्डिंग बोल रहा हूँ, उसको वहाँ पे क्या बोल देंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोल देंगे। थोड़ा बहुत तो नाम सुनेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का, अच्छा पढ़े हैं? तो बोलिए इस पे क्या रहेगा? प्लस, और इस पे क्या रहेगा? माइनस। अब बैक बॉन्डिंग से क्वेश्चन आएगा तो छोड़कर मत आइएगा, ठीक है? और क्वेश्चन क्या क्या आएगा मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ। तो सिर्फ बैक बॉन्डिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर बैक बॉन्डिंग सिर्फ यही फ्लोरीन करेगा
ए करेगा या सब 1 by 1 करेगा? बट जब ए करेगा तो ये दोनों रेस्ट में रहेगा, और ए करेगा तो ये दोनों, सबको मौका मिलेगा इक्वली, और ए करेगा तो ये दोनों रेस्ट में रहेगा। देखिए यहाँ देखिएगा, बाद में अभी राइट टाइम नहीं है, अभी के लिए बस ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। इस एरो का कोई मतलब है, एक पार्टिकुलर मतलब है। क्या मतलब है सर? इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, राइट? बट वो तो मतलब है ही, उससे भी एक बड़ा मतलब है जो कि अभी ये नहीं बात इसको करेंगे, इसको इसके साथ कंपेयर करके दिखाएंगे। इसका मतलब भी तो होता है कि इधर भी जा रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस है कि इसका इस एरो के दोनों तरफ जो रहता है वो मेरे माइंड का इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, जिसको बोलते हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर व्हाट, रियल स्ट्रक्चर या इमेजिनरी। रियल होता है सबका हाइब्रिड, जिसको बोलते हैं रिजोनेंस हाइब्रिड, आगे बोलेंगे, राइट? ए माइनस ए प्लस। इसका मतलब बैक बॉन्डिंग होने की वजह से तो अब बोलिए, यहाँ पे कंप्लीट डबल है, कंप्लीट सिंगल है, या दोनों का बीच का बात रहेगा? सर ये डबल भी नहीं बोल सकते हैं, सिंगल भी नहीं बोल सकते हैं। तो जब डबल भी नहीं बोल सकते हैं, सिंगल भी नहीं बोल सकते हैं, तो दोनों के बीच का क्या रहेगा? पार्शियल डबल। अब पार्शियल डबल का मतलब क्या? वन कंप्लीट और दूसरा डॉटेड, राइट? इसी को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ठीक है? और यहाँ पे डेल प्लस डेल प्लस डेल प्लस, और यहाँ पे दिखाते हैं डेल डैश माइनस। और आगे चलकर इसी को क्या बोलेंगे? मैं पढ़ाया नहीं हूँ, घबराइए नहीं, बहुत अच्छा से पढ़ाऊँगा। रेजोनेंस हाइब्रिड। अभी के लिए बस लिख लीजिए, इट इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। अच्छा स्टूडेंट, ये बताइए BF3 इसका मतलब ड्यू टू बैक बॉन्डिंग बोरॉन और फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड लेंथ कम हुआ या ज़्यादा हुआ? कम हो गया। बोले क्यों? बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा हो गया था, बॉन्ड लेंथ कम हो गया। BF3 लुईस बेस है या लुईस एसिड है? तो जनरली जब लुईस बेस और लुईस एसिड का बात करूंगा तो सेंट्रल एटम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिएगा, किसके से? तो यहाँ पे ये होता है, ये तो वेल नोन है, आप लोग भी जानते होंगे, FeCl3, AlCl3, BCl3, राइट? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में भी देखे होंगे, राइट? तो BF3 इज लुईस एसिड। कौन सा एसिड? किसके वजह से इसका नाम लुईस एसिड है? फ्लोरीन की वजह से। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट था या यहाँ पे बोरॉन? बोरॉन, राइट? लुईस एसिड ड्यू टू बोरॉन, राइट? लुईस एसिड ड्यू टू व्हाट? बोरॉन। देखिए स्टूडेंट,
लेटेस्ट सपोज कि हम लोग बैक बॉन्डिंग ए टॉपिक नहीं पढ़ते, कंप्लीटली माइनस कर देते, बट इतना आपको ध्यान रहता कि BX3 बोरॉन ट्राइहैलाइड लुईस एसिड होता है, ये आपको नॉलेज रहता। लुईस एसिड, और लुईस एसिड किसके वजह से? बोरॉन की वजह से, राइट। तब आपसे पूछा था कि BF3, BCl3, BBr3 एंड BI3 में लुईस एसिड का ऑर्डर, एसिडिक कैरेक्टर, लुईस एसिड तो है ही, बट एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा? तो देखिए, जब बैक बॉन्डिंग नहीं पढ़ते तो सोचने का तरीका शायद ऐसा होता, हम लोग ऐसे सोचते हैं कि बोरॉन तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, और इस पर 3 फ्लोरीन बैठा दिए, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन द पीरियोडिक टेबल, तो ऑलरेडी बोरॉन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, और 3 आ गया इलेक्ट्रॉन लेने वाला, इसका मतलब हाईली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। ऐसे ही सोचते हैं ना, जब नहीं जानते तो चीज़ों को मिलाने की कोशिश करते हैं, और ऐसा करना भी चाहिए। 90% जगह पे वही काम करता है लॉजिक। तो हम लोग को लगता है कि ऑलरेडी ऑल BX3 आर लुईस एसिड, और इसमें से अगर सबसे ज़्यादा लुईस एसिडिक कैरेक्टर, तो अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता? BF3। रीजन क्या, दिमाग में क्या सोचते? 3 फ्लोरीन है तो और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा, बट करेक्ट ऑर्डर शुड बी व्हाट? BI3। बोलिए क्यों? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि ठीक है वहां पे वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बट अगर कोई 50 रुपीज ले रहा है आपसे, अब 500 दे रहा है, तो किधर इफेक्ट ज़्यादा? ऑब्वियसली 500 का इफेक्ट ज़्यादा रहेगा ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। कौन सा इलेक्ट्रॉन ले रहा है? सिग्मा बॉन्डेड, सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल कर रहा है, बट पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे रहा है, राइट। पीछे से दे भी रहा है, इसका मतलब सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग किसमें होगा? सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग BI3 में होगा। एक मिनट, देखिए एकदम राइट टाइम आ गया। याद कीजिए कि हम लोग एक दिन ऐसा पढ़े थे, नहीं? सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग किसमें होगा? इफिशिएंट ओवरलैपिंग। वेरी गुड। इसमें जो बैक बॉन्डिंग होगा वो 2p एंड 2p, 2pz एंड 2pz। इसमें क्या होगा? बोलिए 2pz एंड 3pz। क्लोरीन का तो 3p में रहेगा ना, इसमें किस में होगा? 2p एंड 4p। इसमें तो कहानी ही खत्म है, 2p एंड 5p। तो सबसे ज्यादा लैटरल ओवरलैपिंग किस में होगा? BF3। इसी को मैं ऐसे बोलता हूँ, और एक बार नहीं, कम से कम मोर देन 100 टाइम्स बोलूंगा। जब हम लोग ग्रुप में जाते हैं, ग्रुप में पीरियड में आंसर देने के लिए मोस्टली ड्राइविंग फोर्स इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ग्रुप में आंसर देने के लिए ड्राइविंग फोर्स इज साइज फैक्टर, नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर सबसे कम होना चाहिए, बट साइज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, अब साइज का पॉइंट ऑफ व्यू मतलब इसको मैं लिखवा दूंगा, ठीक है, बहुत बढ़िया से। ऐसे सोचिए कि कोई खाने वाला मिठाई है, राइट, और इसका शेप ऐसा बनाया गया है, और आपको बोला गया है कि 50 ग्राम क्रीम इन सब पे डालना है। कितना ग्राम? सब पे इक्वल क्रीम अमाउंट में क्रीम, 50 ग्राम 50 ग्राम 50 ग्राम 50 ग्राम। और तब बोला गया इक्वल बाइट लेना है, इक्वल बाइट लेना है, सेम अमाउंट का पीस। कहाँ पे आपको क्रीम ज़्यादा मिलेगा? यहाँ पे, यहाँ पे। कहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा मिलेगा? वो क्रीम इलेक्ट्रॉन का क्लाउड था। आप लोग क्या सोचे, खाने वाला मिठाई? वो क्रीम द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इस पे फ्लोरीन पे 3 लोन पेयर, क्लोरीन पे भी 3 लोन पेयर, ब्रोमीन पे भी 3 लोन पेयर, और आयोडीन पे भी 3 लोन पेयर। बट सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे रहेगा? फ्लोरीन पे। और सबसे कम, ये हो गया बच्चे टाइप का सिखाने का तरीका, बट इसके पीछे मेन सेंस, व्हाट द मेन सेंस बिहाइंड इट? तो एग्जाम में फास्ट होने के लिए मैंने ऐसा सिखा दिया कि व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द सेम ग्रुप, देन साइज इंक्रीजेज, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर डोनेटिंग पावर डिक्रीजेज एंड वाइस वर्सा, राइट। इस ग्रुप में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर और साइज डायरेक्टली या इनवर्सली? इनवर्सली।
बट उसके पीछे मेन सेंस बिहाइंड इट, दिस इज द कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट था, समझ गए? तो एक लाइन लिख लीजिए, व्हेन वी आर मूविंग इन द, व्हेन कंपेरिजन इन द सेम ग्रुप, व्हेन कंपेरि, ये बहुत बार आएगा, घबराइए नहीं, जैसे मर्जी है वैसे लिख लीजिए। व्हेन कंपेरिजन इन द सेम ग्रुप, then electron donating power inversely proportional to size, then electron donating power inversely proportional to size। और किस पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर देंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से या ड्राइविंग फोर्स इज साइज फैक्टर? लिखिए, ड्राइविंग फोर्स इज साइज फैक्टर। बट स्टूडेंट अगर हो सके तो उस वहाँ पे ही बॉक्स बना के ऐसा लिख दीजिए हिंट में, मेन सेंस बिहाइंड व्हाट? मेन सेंस साइज था या मेन सेंस ओवरलैपिंग था? ओवरलैपिंग था, ठीक है। ऐसे दिखा दीजिएगा तो आपको याद रिकॉल हो जाएगा कि यहाँ पे मैंने क्या सिखाया था। तो बोलिए, अब इस बात पे सबसे ज़्यादा बोरॉन को कहाँ से इलेक्ट्रॉन बैक बॉन्डिंग से मिलेगा? किसमें बोरॉन सबसे कम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रह गया ड्यू टू बैक बॉन्डिंग? जिसको आप सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट समझ रहे थे वो सबसे कम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रहा, क्योंकि सबसे ज्यादा इफिशिएंट बैक बॉन्डिंग कहां होगा? ये 2 बार आया हुआ है केवीपीवाई में, 2 टाइम्स सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे ज्यादा यहां पे बैक बॉन्डिंग हो रहा है BF3 में, क्योंकि BF3 में ये सिचुएशन है, राइट। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी का बात करें तो किसका बोरॉन, किसमें, इन चारों बोरॉन हैलाइड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कहां पे रहा? आपको लगता है कि Bi3 में बैक बॉन्डिंग बन भी पाएगा? ऑलमोस्ट ना के बराबर, ऑलमोस्ट किसके बराबर? ना के बराबर। तो ए में लिखा, बोलिए, एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग, नहीं मतलब सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग यहां हो रहा है। तो देखिए, बैक बॉन्डिंग एसिडिक ऑर्डर को इन्फ्लुएंस किया। मैंने बताया था कि बैक बॉन्डिंग से क्या क्या इन्फ्लुएंस होता है, तो उसमें तो एक एग्जांपल बेस्ट हो गया। तो एसिडिक ऑर्डर क्या रहेगा? लुईस एसिड का ऑर्डर, लुईस एसिड का ऑर्डर हो जाएगा BF3 लेस देन व्हाट? BCl3 लेस देन BBr3 लेस देन Bi3। सबसे पहले आप मुझे समझाइए कि बोरॉन और फ्लोरीन के बीच में जो मैंने पढ़ाया, तो बैक बॉन्डिंग हो रहा है, राइट। कौन इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है? सर, फ्लोरीन बोरॉन को दे रहा है। एकदम ध्यान से सुनिएगा, और जहां पे नहीं समझे तो पूरा कहानी खत्म होने के बाद नहीं, बीच में ही मुझे बताइए कि सर यहां पे फिर क्या हो रहा है। कौन किसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है? फ्लोरीन बोरॉन को दे रहा है, राइट। तो फ्लोरीन अगर बोरॉन को इलेक्ट्रॉन देगा तो बोरॉन का इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी और बढ़ेगा या कम होते जाएगा? बोरॉन इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, राइट, और फ्लोरीन डोनेटेड ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू बैक बॉन्डिंग टू बोरॉन। तो जिसको हम इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है और उसको अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसका इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी कम होगा, राइट। तो जो ज्यादा डोनेट करेगा वो बोरॉन के इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को और भी कम करेगा। तो बोरॉन का इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी कम, तो उसका लुईस एसिडिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी कम, तो उसको बाहर से इलेक्ट्रॉन, अगर विद इन द फैमिली ही आपका सारा काम सेटिस्फाई हो रहा है तो नेबर के साथ इंटरेक्शन क्या रहेगा? विद इन द फैमिली इंटरेक्शन ज़्यादा, तो नेबर के साथ ऑब्वियसली इंटरेक्शन कम। अब विद इन द फैमिली अगर इंटरेक्शन कम, फैमिली के अंदर नहीं बन रहा है तो कहाँ बात कीजिएगा? नेबर के साथ ही कीजिएगा, ऑब्वियस ही बात है। तो वो सेम बात है यहाँ पे, विद इन द मॉलिक्यूल फ्लोरीन अगर ज़्यादा दे रहा है तो बाहर से इसको इलेक्ट्रॉन लेने का क्या टेंडेंसी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे तो बैक बॉन्डिंग कम हो रहा है तो आयोडीन इसको इलेक्ट्रॉन कम डोनेट करेगा, तो बाहर से इसका लेने का टेंडेंसी ज़्यादा रहेगा, क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है वो 100% फुलफिल नहीं हुआ है। समझ में आ गया मानस प्रतिम? लीजिए, आप अभी वहाँ पे ही हैं।
मैं तो पहले ही बोला कि एसिडिक कैरेक्टर का मतलब इज इट कंपल्सरी कि सारा एसिड में H+ ही होना चाहिए? देखिए, आपको मैं एक प्लेलिस्ट फाइल भेजूंगा जिसका हेडिंग रहेगा एसिड, बेस एंड सॉल्ट। आपका 90% केस में है कि जितना भी एसिड होता है उसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो H+ रिलीज करता है। बट एक कॉन्सेप्ट आर्हेनियस का था, उनके अकॉर्डिंग एसिड वही है, वो आप बिल्कुल आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट को पकड़े हुए हैं। उनके अकॉर्डिंग एसिड वही है जो वाटर में डिजोल्व करते हैं जो H+ देता है। मैं क्लास 12 के वर्ल्ड बैच को ये भी पढ़ाया हूँ, और आप लोग को भी अगर नहीं पढ़ाया तो प्लेलिस्ट फाइल दे दूंगा। तो लेकिन इसका मतलब है कि यहाँ देखिएगा CO2 + CaO, कैल्शियम ऑक्साइड + CO2, राइट। घर पे आप देखते हैं वाइट वॉशिंग करने के गांव में देखिएगा तो चूना लाते हैं, राइट, बोड़ा के बोड़ा। और कभी कभी हो सकता है कि देर हो गया तो ऐसे ही बाहर छोड़ देते हैं और देखते हैं 2 महीना के बाद वो पत्थर बन गया, चूना पत्थर। क्यों बन गया? ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर का CO2 से रिएक्ट किया ना, वो चूना था, लाइम था। और मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, और एटमॉस्फेयर में क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों आपस में रिएक्ट कर कार्बोनेट बन गया, राइट। तो एक बेस एसिड, एसिड प्लस बेस, इज इट कंपल्सरी ऑलवेज एसिड प्लस बेस बिकम सॉल्ट प्लस वाटर? तो बट आर्हेनियस के अकॉर्डिंग ये एसिड बेस रिएक्शन नहीं है। अगर एग्जाम में आ गया दिस इज एसिड बेस रिएक्शन, बट किसके अकॉर्डिंग ये एसिड बेस रिएक्शन है? तो ये आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड बेस रिएक्शन नहीं है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग एसिड बेस रिएक्शन सिर्फ वाटर में होता है। क्या होता है? वाटर में। उनके अकॉर्डिंग एसिड कौन है जो H+ देगा, और बेस कौन है जो OH- देगा। अब समझ में आ गया? इसे इज इट कंपल्सरी, एसिड का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है स्टूडेंट के H+ देगा। इसलिए बाद में लेटर ऑन सबसे जनरलाइज कॉन्सेप्ट एसिड का दिया गया गिवन बाय लुइस। उनके अकॉर्डिंग जो भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उसको बोलते हैं लुइस एसिड, और जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसको क्या बोलेंगे? लुइस बेस। ठीक है, तो इस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे। इसलिए यहां पे, और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करेगा? जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रहेगा। तो यहां पे BF3 3 बॉन्ड बनाने के बाद भी बोरॉन के चारों तरफ 6 ही इलेक्ट्रॉन रहा, 2 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रहा। दैट्स वाई इसका ऑक्टेट फुलफिल नहीं हुआ, तो इसका इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी बना हुआ है, करेक्ट। बट यहाँ पे बैक बॉन्डिंग से ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसके पास अवेलेबल है वो बैक बॉन्डिंग से इसके इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को कम कर रहा है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे कौन इस BF3, BCl3, BBr3, BI3 में सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग कहाँ पे होगा? सर BF3 में होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको पढ़ाया ग्रुप में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज छोटा तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज़्यादा। तो फ्लोरीन बोरॉन के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग बनाएगा। तो बोरॉन का इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी थ्रू बैक बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा BF3 में कम हो रहा है, राइट, सेटिस्फाई हो रहा है। तो बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी का क्या रहेगा? ज़्यादा बना रहेगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये मैंने क्या लिखा? एक्सटेंट, तो इसका मतलब बैक बॉन्डिंग और लुइस एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली या इनवर्सली। बैक बॉन्डिंग ज़्यादा तो यहाँ पे लुइस एसिडिक कैरेक्टर कम हो गया। तो मैंने एक ऑर्डर क्या दे दिया? एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग। तो इसका जस्ट उल्टा के ऑर्डर क्या हो गया? लुइस एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, लेकिन अगर बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट नहीं जानते तो हम लोग के माइंड में रहता कि पहले से इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट और इस पे 3 फ्लोरीन, माइंड में ही चलता ना, तो लगता कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ये बन गया। बट इसका उल्टा आंसर है, राइट। इसके पीछे मेन वजह बैक बॉन्डिंग। BF3 plus KF becomes what? BF3 plus KF। देखिए ये तो कितना बढ़िया बात है, ध्यान से देखिए। बोरॉन ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इसके पास एक वैकेंट और वाइटल है और F-। तो इस टाइप को बॉन्डिंग को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब बोरॉन और फ्लोरीन के बीच में अगर बॉन्ड बनेगा तो ऑब्वियसली पहला सिग्मा बॉन्ड बनेगा, इसका मतलब है। लेकिन यहाँ सिग्मा बनेगा
तो BF3 है sp2, बट अगर ये BF4 माइनस बन गया तो अब इसका हाइब्रिडेशन, और हाइब्रिडेशन तो निकालने का तरीका आपको सिखा चुके हैं। BF4 माइनस का हाइब्रिडेशन क्या रहेगा, रफ वर्क कीजिए तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस फार्मूला से इसको बैक बॉन्डिंग बोलेंगे क्या? बैक बॉन्डिंग विद इन द मॉलिक्यूल होता है। बैक बॉन्डिंग क्या होता है? विद इन द मॉलिक्यूल। इसको बैक, ये तो बाहर का था ना, तो इसको बैक बॉन्डिंग बोलेंगे या इट इज काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड? इट इज काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। चलिए स्टूडेंट, एग्जाम में अगर ये आ गया KBF4, क्या आ गया? KBF4, इसमें कितना टाइप का बॉन्डिंग, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन KBF4? पहला ऑप्शन आयनिक बॉन्ड, दूसरा ऑप्शन कोवैलेंट बॉन्ड, तीसरा ऑप्शन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और चौथा आप लोग का फेवरेट ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑल ऑफ दिस। कितना बढ़िया क्वेश्चन बन गया। K प्लस नहीं बढ़िया क्वेश्चन है। आयनिक बॉन्ड हो गया, पहले से 3 कोवैलेंट था और एक कोऑर्डिनेट आके बनाया, तो ऑल ऑफ दिस। बहुत छोटा बात पूछ लिया जाएगा बट वहाँ पे ही रॉन्ग हो जाता है। तो हम लोग एक एक बात को बारीक से बात, छोटी से जैसे कोई बोलता है ना कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। बेसिक का मतलब होता है प्लिंथ, पिलर, वही तो डेप्थ का कॉन्सेप्ट है। बेसिक कॉन्सेप्ट को बच्चे सोचते हैं अच्छा छोटा मोटा कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब हुआ पूरा प्रॉपर प्लेटफॉर्म। देखिए थोड़ा सा हम लोग ऐसे सराउंडिंग और माहौल में रहते हैं को निगेटिव वेव से भरा हुआ है। इसे मैं भी सो मेनी टाइम्स रहता हूँ। जैसे किसी स्टूडेंट का असाइनमेंट का 80% क्वेश्चन बन गया तो पहला बात यही बोलेंगे सर 20% नहीं बना। इस बात से ज़्यादा दुखी हैं, इस बात से खुश कम है कितना क्वेश्चन बना लिए, राइट। और उनको लगता है कि ये जो 20% नहीं बना है सारा क्वेश्चन वहाँ से ही आएगा। अगर 2 चैप्टर पूरे सिलेबस का छूट गया ना तो इस बात से परेशान है कि सारा क्वेश्चन 2 चैप्टर से आने वाला है। मतलब एकदम बिल्कुल पागल हो गए हैं। उससे बात नहीं कि इतना सारा पढ़ लिए हैं, बहुत सारा चीज़ छोड़ देना पड़ता है। सो टाइम्स ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक नहीं कवर किए, कंप्लीटली फॉरगेट इट। जितना आप चीज़ों को, साम्राज्य को फैलाए हैं उसको समेटिए, नहीं समझे? जितना पढ़े हैं उसको रिवीजन कीजिए। ऐसा नहीं एग्जाम के टाइम पे तो बच्चे क्या करते हैं, एक दिन पहले तक न्यू टॉपिक उठा के रखते हैं। जो न्यू टॉपिक वगैरह कॉन्सेप्ट एक दिन पहले क्लियर हो पाएगा क्या आपसे एग्जाम के प्रेशर में? तो एग्जाम के 10 दिन पहले क्या करना चाहिए, जो पढ़ा हुआ है उसी को बार बार देखिए, वहाँ से यहाँ हाई स्कोर कीजिएगा। चलिए, तो एक क्लास में बैक बॉन्डिंग कवर करते हुए मैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बॉन्ड BH3B2H6 पढ़ाऊँगा, और उसको ख़त्म करने के बाद कल से आप एक अलग ऑर्गेनिक का नोटबुक लेकर आइएगा। ये रेजोनेंस कल ही स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है? श्री गणेश हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना। ओके।